हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। और जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर डीजल मैकेनिक की जो थ्योरी है उसका फुल कोर्स चल रहा है। तो उसी के अंतर्गत आज हमारा 6वां लेक्चर है। इसके पहले हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा डीजल मैकेनिक फुल कोर्स के नाम से, तो आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए, पिछला लेक्चर था जो 5वां लेक्चर था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वहाँ पे हम लोगों ने जो इंजन की संरचना है, यानी कि इंजन की संरचना कैसे होती है और उसके कौन कौन से भाग हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, किस पदार्थ के बने होते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में चर्चा किया था। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो हो सकता है आपको ये वीडियो समझ में ना आए, तो जाके उसको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंजन से संबंधित महत्वपूर्ण पद। ठीक है, यानी कि इंजन की विशेषता, क्वालिटी, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि स्पेसिफिकेशन, अगर मैं आपसे कहूँ स्पेसिफिकेशन यानी कि विशिष्टताएं बताने के लिए हम लोग जिन पदों का उपयोग करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे जो पहला पद है, पहला जो है पद लिख लीजिए, उसको लिख लीजिए बोर। हेडिंग डाल लीजिए, लिखते जाइए, समझते जाइए। फिगर मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको समझाता चलूँगा। ठीक है, तो पहला जो पद है उसको हम लोग बोलते हैं बोर। तो इंजन में अगर आपसे मैं पूछूं कि इंजन में बोर क्या होता है, तो जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, इंजन सिलेंडर का जो आंतरिक व्यास होता है, यानी कि इंटरनल डायमीटर ऑफ ए इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड बोर। ठीक है, इज कॉल्ड बोर। ठीक है, यानी कि कोई सिलेंडर है तो उसका जो आंतरिक व्यास रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहते हैं बोर। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, इंजन सिलेंडर का आंतरिक व्यास ही उसका बोर कहलाता है। ठीक है, बात करें तो इसे एमएम में व्यक्त किया जाता है, एमएम में, तथा डी से, यानी कि कैपिटल डी, स्मॉल डी, जो भी आप लिख सकते हैं, इसे एमएम में तथा कैपिटल डी से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट आता है टीडीसी एंड बीडीसी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टर्म है आपके लिए। यहाँ से बहुत ही बार तरह तरह के जो प्रश्न है आपसे पूछे जाते हैं। टीडीसी क्या होता है, बीडीसी क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, ये है हमारा सिलेंडर। ध्यान से समझिएगा, फिगर को ध्यान से समझेंगे तो आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी। ये है हमारा सिलेंडर। ठीक है, और सिलेंडर के अंदर क्या होता है, सिलेंडर के अंदर होता है पिस्टन। अब देखिए, यहाँ पे जो पिस्टन है इसकी 2 पोजीशन मैंने दिखाई हुई है, यानी कि एक बार पिस्टन इस स्थिति में है और एक बार पिस्टन यहाँ पे निचली स्थिति में है। अब मैंने जब आपको पिछले लेक्चर में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जो सिलेंडर है वो 2 पार्ट में हम लोग उसको बांट सकते हैं। कौन कौन सा? एक हो गया सिलेंडर ब्लॉक, और उसके ऊपर हम लोग उसको ढकने के लिए क्या लगा दिया, सिलेंडर हेड। अब देखिए, जो वाल्व होते हैं वो कहाँ पर मैक्सिमम फिट होते हैं, सिलेंडर हेड में। यानी कि यहाँ पे इनलेट वाल्व लगा हुआ है, यहाँ पे इंजेक्शन वाल्व लगा हुआ है और यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व लगा हुआ है, जिसे हिंदी में क्रमशः हम लोग बोलते हैं प्रवेश द्वार, इंजेक्शन वाल्व तथा निकास द्वार। प्रवेश द्वार से क्या होती है, हवा आती है, तथा निकास द्वार से क्या होता है, जो हमारा स्मोक है, जो धुआं है, वो बाहर निकलता है। तो अब देखिए भैया, यानी कि एक हमको क्या सेट करना पड़ेगा, पिस्टन का एक लिमिट सेट करना पड़ेगा। कैसे कि पिस्टन भैया, यानी कि अगर देखिए, पिस्टन हम कोई लिमिट नहीं सेट की है, पिस्टन फ्री है चलने के लिए, यानी कि जहाँ तक चाहे वो ऊपर जा सकता है और जहाँ तक वो चाहे नीचे आ सकता है। तो अगर पिस्टन बहुत ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे जो वाल्व वगैरह लगे हैं इसको मारेगा, ये सब टूट जाएंगे। और अगर और ऊपर चला जाता है पिस्टन तो जो ऊपर सिलेंडर हेड लगा हुआ है उसको तोड़ते हुए क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो क्या हम ऐसा चाहेंगे कि हमारा जो ये पिस्टन है सिलेंडर हेड को मार दे, सब तोड़ फोड़ दे, वाल्व वोल्व सब खराब कर दे? तो हम तो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। तो हम क्या चाहेंगे, हम क्या करेंगे, एक लिमिट सेट कर देंगे।
पिस्टन का एक लिमिट सेट कर देंगे कि भैया सिलेंडर के अंदर तुम मैक्सिमम इसी ऊंचाई तक जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो वाल्व लगे हैं इनको तुमको नुकसान नहीं पहुँचाना है। और ठीक इसी तरीके से एक हम लिमिट सेट कर देंगे नीचे कि भैया इतना नीचे तक तुम आ सकते हो, इसके बाद इसके नीचे नहीं जाओगे। अगर इसके नीचे जाएगा तो पिस्टन जो है सिलेंडर से बाहर निकल जाएगा, तुम्हारा काम खराब हो जाएगा। तो हम इसको एक लिमिट सेट कर देते हैं कि भैया मैक्सिमम इतना ऊंचाई तक तुम जा सकते हो और जो मैक्सिमम नीचे इतना आ सकते हो। तो इसी लिमिट को कहते हैं TDC एंड BDC। तो आप इसमें लिख लीजिए, ऊर्ध्वाधर इंजन में पिस्टन की सबसे ऊपरी स्थिति को TDC का फुल फॉर्म होता है टॉप डेड सेंटर। ऊर्ध्वाधर इंजन में पिस्टन की सबसे ऊपरी स्थिति को TDC कहते हैं। इसी में आप लिख लीजिए तथा सबसे निचली स्थिति को BDC, इसका फुल फॉर्म होता है बॉटम डेड सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो TDC और BDC आपको समझ में आ गया। यानी कि सिलेंडर के अंदर जितना मैक्सिमम ऊंचाई तक हमारा पिस्टन जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं TDC, और नीचे जितना मैक्सिमम आ सकता है उसको हम लोग बोलते हैं BDC। अब यहाँ पे आप ध्यान अगर देंगे तो मैंने आपको एक शब्द लिखा हुआ है ऊर्ध्वाधर इंजन। ऊर्ध्वाधर इंजन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्टिकल इंजन। ठीक है, तो मैंने ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्या सिर्फ ऊर्ध्वाधर इंजन में ही TDC और BDC होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल। ऊर्ध्वाधर इंजन क्या मतलब? खड़ा इंजन। और हॉरिजॉन्टल क्षैतिज इंजन मतलब क्या? पड़ा इंजन। ठीक है, तो इंजन दो तरह का होता है स्थिति के अनुसार से। वैसे तो कई तरह का अगर हम बांटेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, दहन के आधार पर करेंगे तो अंतर्दहन इंजन और बाह्य दहन इंजन, यानी कि इंटरनल कंबस्टन इंजन, एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन। ईंधन के जलने के आधार पर कहेंगे तो स्फुलन प्रज्वलन हो जाएगा और संपीड़न प्रज्वलन हो जाएगा। स्ट्रोक के आधार पे कहेंगे तो 4 स्ट्रोक हो जाएगा, 2 स्ट्रोक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कहेंगे कि सिलेंडर की स्थिति के आधार पर, ठीक है, यानी कि क्लासिफिकेशन का कई तरह का तरीका होता है। तो अगर हम कहेंगे कि सिलेंडर की स्थिति के आधार पर, सिलेंडर यानी कि किस पोजीशन में है उसकी स्थिति के आधार पर, सिलेंडर की स्थिति के आधार पर दो तरह का होता है। वर्टिकल इंजन जिसमें सिलेंडर हमारा क्या रहेगा? खड़ा रहेगा, और हॉरिजॉन्टल इंजन यानी कि क्षैतिज इंजन जिसमें हमारा इंजन एकदम से लेटा हुआ रहेगा। तो जो ऊर्ध्वाधर इंजन होता है उसमें पिस्टन की सबसे ऊपरी स्थिति को क्या कहते हैं? टॉप डेड सेंटर। और पिस्टन की सबसे निचली स्थिति को क्या कहते हैं? बॉटम डेड सेंटर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हमारा जो इंजन है वो हॉरिजॉन्टल इंजन है, यानी कि क्षैतिज इंजन है, ठीक है, जैसे आप ध्यान से समझिए, ये इंजन है तो इसको हम क्या कर दें? खड़ा है तो इसको हम लिटा दें, ऐसे हमने कर दिया इसको। ठीक है, यहाँ पे पिस्टन लगा दिया, यहाँ पे पिस्टन लगा दिया इस तरीके से, ये हो गया। तो हमारा ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल इंजन हो गया। लेकिन यहाँ पे जो टर्म है TDC और BDC वो इसके लिए क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे टॉप हो रहा था, यानी कि जब इस तरीके से हम किसी पोजीशन में चलते हैं तो हम बोलते हैं नीचे, ऊपर या नीचे। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? अंदर या बाहर या आगे या पीछे। तो पिस्टन हॉरिजॉन्टल, अगर सिलेंडर की बात करें, हॉरिजॉन्टल इंजन की बात करें, तो पिस्टन जितना अंदर तक आएगा उसको हम लोग बोलेंगे IDC, जिसका फुल फॉर्म होता है इनर डेड सेंटर। ठीक है, और जितना बाहर जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे ODC, जिसका फुल फॉर्म होता है आउटर डेड सेंटर। ठीक है, तो अगर वर्टिकल इंजन है तो पिस्टन जितना ऊंचाई तक जाएगा मैक्सिमम उसको बोलेंगे TDC, जितना नीचे आएगा उसको बोलेंगे BDC।
और अगर हॉरिजॉन्टल इंजन है तो जितना अंदर तक जाएगा मैक्सिमम उसको बोलेंगे आईडीसी यानी कि इनर डेड सेंटर, और जितना बाहर तक जाएगा मैक्सिमम उसको बोलेंगे हम लोग ओडीसी यानी कि आउटर डेड सेंटर। ठीक है, तो टीडीसी और बीडीसी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आईडीसी और ओडीसी का यूज हम लोग कम करेंगे, जहाँ पे हम लोग आगे यूज करेंगे टीडीसी और बीडीसी का ही यूज करेंगे। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला पॉइंट आप लिखिए, यानी कि जो हमने कौन कौन से टर्म पढ़े अभी तक, बोर पढ़ा, टीडीसी और बीडीसी पढ़ा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आप डालेंगे, तीसरा पॉइंट लिखिए स्ट्रोक या स्ट्रोक लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारा क्या है, टीडीसी है और यहाँ पे क्या है, बीडीसी है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आप लिखिए स्ट्रोक या स्ट्रोक लेंथ, यानी कि स्ट्रोक लंबाई। अब स्ट्रोक की लंबाई क्या होता है, तो मैंने आपको टीडीसी और बीडीसी समझा दिया। तो टीडीसी और बीडीसी के बीच जो पिस्टन दूरी तय करता है वही क्या कहलाती है, वही उसकी कहलाती है स्ट्रोक या स्ट्रोक लेंथ। यानी कि बीडीसी पे यहाँ पे पहुंच गया पिस्टन, अब इससे नीचे नहीं जा सकता। मैंने आपको बताया ना कि मैक्सिमम जो है निचली स्थिति तक जितना जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं बीडीसी। तो अब यहाँ पे मान लीजिए बीडीसी पे पहुंच गया, अब नीचे तो जाएगा नहीं, अब ऊपर जाएगा। तो ऊपर की ओर जैसे ही बढ़ना शुरू होगा तो क्या होगा, एक ऐसी पोजीशन आएगी जहां पर टीडीसी पर पहुंच जाएगा, यानी कि अब उससे ऊपर नहीं जा सकता है। तो इसके बीच पिस्टन द्वारा जो दूरी तय की जाएगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक या स्ट्रोक लेंथ। तो इसमें लिख लीजिए वर्टिकल इंजन में टीडीसी से बीडीसी के बीच चली गई दूरी स्ट्रोक या स्ट्रोक लेंथ कहलाती है। ठीक है, इसको हम लोग एल से जो है दिखाते हैं। ठीक है, एल से लंबाई हम लोग दिखाते हैं, तो वही दूरी हो गया। तो इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं। अब अगला जो है लिखिए, अगला हेडिंग डाल लीजिए, यानी कि चौथा जो टर्म है वो है स्वेप्ट वॉल्यूम या स्वेप्ट आयतन। ठीक है, चौथा जो टर्म है उसमें आप लिखिए स्वेप्ट आयतन। ठीक है, इंग्लिश में वही हो गया स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी के बीच जाता है, ठीक है, यानी कि देखिए सिलेंडर में क्या है, सिलेंडर एक ऐसा हमारा है त्रिविमीय आकृति, यानी कि उसमें क्या होगा, आयतन होगा। सिलेंडर के अंदर क्या होगा, आयतन होगा। ठीक है, तो बीडीसी और टीडीसी के बीच जब पिस्टन हमारा ट्रेवल करता है तो उसके द्वारा घिरा आयतन, ठीक है, यानी कि मान लीजिए एक सिलेंडर है, सिलेंडर में टीडीसी से बीडीसी के बीच जितनी गैस भरी जा सकती है, यानी कि जितना उसका आयतन है वही हमारा क्या कहलाता है, स्वेप्ट आयतन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए टीडीसी से बीडीसी, ठीक है, टीडीसी से बीडीसी तक चलने में सिलेंडर में जो आयतन विस्थापित होता है उसी को क्या कहते हैं, स्वेप्ट आयतन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग स्वेप्ट आयतन कहते हैं। यानी कि पिस्टन हमारा बीडीसी से टीडीसी तक चला तो जितना आयतन वो कवर करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्वेप्ट आयतन बोलेंगे। इसे किससे दिखाते हैं, तो इससे लिख लीजिए, इसे वीएस से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं,
VS से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए अगला जो है कि अगर हमको निकालना है VS, यानी कि अगर हमको शेफ्ट वॉल्यूम निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सिलेंडर का आयतन निकालने वाला फार्मूला लगा देंगे, π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, यानी कि अगर हमको शेफ्ट वॉल्यूम निकालना है तो हमने क्या लगाया, π/4। डी क्या है हमारा, डी मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको पहला टर्म बताया था, बोर है हमारा, यानी कि सिलेंडर का बोर जितना रहेगा उसको यहाँ पर रख लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, इंटू एल। एल हमारा क्या है, स्ट्रोक लेंथ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डी क्या है, बोर, और एल क्या है, स्ट्रोक लेंथ। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, जो शेफ्ट वॉल्यूम है उसको हम लोग निकाल सकते हैं, शेफ्ट आयतन निकाल सकते हैं। अब अगला टर्म देखिए, पांचवा, यहाँ पे लिखिए क्लियरेंस आयतन या क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, तो पांचवा क्या लिखेंगे, पांचवा है हमारा क्लियरेंस आयतन, क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको बताया कि एक ऐसी स्थिति है जहां तक ही, यानी कि ऊर्ध्वाधर इंजन में अगर बात करें तो ऊपर की तरफ एक ऐसा बिंदु है जहां तक ही हमारा जो पिस्टन है वो जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर कुछ स्पेस भी बचा रहता है जहां पर हमारे वाल्व, इंजेक्शन वाल्व और जो है एग्जॉस्ट वाल्व लगे रहते हैं। तो पिस्टन अपना कहाँ पहुंच गया, TDC पे पहुंच गया, यानी कि पिस्टन मान लीजिए TDC पर पहुंच गया, तो उसके TDC पर पहुंचने के बाद इस सिलेंडर, इस पिस्टन और सिलेंडर हेड के बीच जितना हमारा आयतन बचा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियरेंस आयतन बोलते हैं। यानी कि पिस्टन और पिस्टन हेड के बीच क्या होता है, उतना क्लियरेंस होता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस आयतन। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इसमें लिख लीजिए, पिस्टन के सबसे ऊपरी स्थिति पर होने पर, अब सबसे ऊपरी स्थिति क्या है, TDC है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए TDC। पिस्टन के सबसे ऊपरी स्थिति पर होने पर पिस्टन तथा पिस्टन हेड के बीच का आयतन ही क्या कहलाता है, क्लियरेंस आयतन कहलाता है। बीच का आयतन क्लियरेंस आयतन कहलाता है, और इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको VC से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि शेफ्ट वॉल्यूम किससे प्रदर्शित करते थे, VS से प्रदर्शित करते थे। तो अब देखिए, अगर हमको VS पता है और VC पता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का आयतन कितना हो गया, VS, और यहाँ से यहाँ तक का आयतन कितना हो गया, VC। तो अगर मैं आपसे पूछूं सिलेंडर का कुल आयतन कितना होगा, सिलेंडर का कुल आयतन कितना हो जाएगा, तो सिलेंडर का कुल आयतन हो जाएगा VS प्लस VC। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो आपसे ऐसे पूछेगा कि इंजन के सिलेंडर का कुल आयतन कितना होता है, आपसे पूछेगा, आपको ऑप्शन दे देगा शेफ्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, शेफ्ट वॉल्यूम माइनस क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम माइनस शेफ्ट वॉल्यूम। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो सिलेंडर का कुल आयतन, अगर आपको नहीं पता है सभी चीज़ें, तो डेफिनेटली आप इन सभी प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे। सिंपल है, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आपको सिंपल लग रहा है। अगर आपने कभी इस तरह से नहीं समझा कि भैया शेफ्ट वॉल्यूम क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है, तो अगर आपसे टोटल वॉल्यूम सिंपल क्वेश्चन में पूछेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, VS प्लस VC हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जो टर्म है उसको लिख लीजिए संपीड़न अनुपात। ठीक है, यानी कि टर्म नंबर 6 लिखिए। ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि संपीड़न अनुपात को कैसे व्यक्त करते हैं, या संपीड़न अनुपात क्या होता है। तो छठवां जो टर्म लिखिए, संपीड़न अनुपात।
संपीड़न अनुपात, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंप्रेशन रेशियो। इसमें लिख लीजिए, बहुत ही सिंपल इसका डिफिनीशन है। सिलेंडर के कुल आयतन तथा क्लियरेंस आयतन, कुल आयतन तथा क्लियरेंस आयतन के अनुपात को संपीड़न अनुपात कहते हैं। संपीड़न अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसे संपीड़न अनुपात को किससे प्रदर्शित किया जाता है? आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर आपसे कहूँ संपीड़न अनुपात क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सिलेंडर के कुल आयतन, सिलेंडर का कुल आयतन तथा क्लियरेंस आयतन। तो कुल आयतन क्या होता है? तो अगर हम स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम को जोड़ दें तो हमारा कुल आयतन मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि VS प्लस VC, हमको कुल आयतन मिल गया। बटे क्या कहा है कि कुल आयतन तथा क्लियरेंस आयतन, क्लियरेंस आयतन हमारा क्या था? VC के अनुपात को ही क्या कहते हैं? संपीड़न अनुपात कहते हैं। ये फार्मूला डायरेक्ट आपसे पूछता है कि जो डीजल इंजन का, किसी भी इंजन का जो संपीड़न अनुपात होता है क्या होता है। तो देखिए आपसे कहेगा संपीड़न अनुपात R बराबर, 4 ऑप्शन कैसे देगा? आपसे कहेगा VS प्लस VC बटे VC, ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया? VC बटे VS प्लस VC। तीसरा ऑप्शन क्या हो गया आपसे? VS बटे VC प्लस VS। चौथा ऑप्शन, एक और ऑप्शन इसी में बना लीजिए, VS माइनस VC बटे VC। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, अगर आपको नहीं पता है तो आपको क्या हो जाएगा? कन्फ्यूजन हो जाएगा। सब लगेगा कि अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप कैसे इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो R बराबर देखिए मैंने क्या हुआ है? VS प्लस VC अपान VC, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आपको सब ऑप्शन एक जैसे ही लगेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न जो है पूछा जाता है। अब देखिए अगर आपसे पूछूं संपीड़न अनुपात, मैंने आपको बताया कि क्या होता है? VS प्लस VC अपान VC, यानी कि कुल आयतन बटे क्लियरेंस आयतन। ठीक है, देखिए प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि R बराबर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपको दे देगा कि संपीड़न अनुपात होता है कुल आयतन बटे क्लियरेंस आयतन, दिख रहा है? कुल आयतन बटे क्लियरेंस आयतन। ठीक है, अगला प्रश्न दे देगा क्लियरेंस आयतन बटे कुल आयतन। अगला जो है ऑप्शन दे देगा स्वेप्ट आयतन बटे कुल आयतन। तो इस तरीके से भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रश्न रटने का कोई मतलब नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो कर ले जाएंगे, और बहुत प्रश्न रटे ही हैं, अगर उसी में से फंसा के दूसरा प्रश्न पूछ दिया तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा चाहिए, कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस किया करिए, बाकायदा प्रश्नों को रटने के। ठीक है, तो प्रश्न रटने से कोई मतलब नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी तरह का प्रश्न जो है कर ले जाएंगे। अब देखिए अगला जो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है संपीड़न अनुपात से, कि जो संपीड़न अनुपात है वो कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहाँ पे लिखिए डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात 16 से 24 होता है। कितना होता है? 16 से 24। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात पूछा जाता है। तो लिखिए पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात। ये सभी प्रश्न हैं जो पॉइंट वाइज मैं आपको सभी लिखा रहा हूँ, ये सभी प्रश्न आपसे बार बार एग्जाम में पूछे गए। वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात कितना होता है? तो पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात 6 से 10 होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए इसी संपीड़न अनुपात से रिलेटेड, अधिक संपीड़न अनुपात वाले इंजन क्या होते हैं?
भारी होते हैं और डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात अधिक होगा। यानी कि समान पावर अगर हमको पैदा करनी है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए अगर हमको 2 हॉर्स पावर उत्पन्न करना है, 2 हॉर्स पावर की पावर हमको चाहिए, तो समान पावर के लिए जो डीजल इंजन होगा वो क्या होगा, भारी होगा। किसके कंपैरिजन में, पेट्रोल इंजन के कंपैरिजन में, क्योंकि पेट्रोल इंजन का जो संपीड़न अनुपात है डीजल इंजन से क्या होता है, कम होता है। डीजल इंजन का कितना होता है, 16 से 24, और पेट्रोल इंजन का कितना होता है, 6 से 10। तो अगर मान लीजिए छोटा बड़ा इंजन की बात करेंगे तब नहीं, समान पावर चाहिए, यानी कि हमको 2 हॉर्स पावर चाहिए डीजल इंजन से भी और 2 हॉर्स पावर चाहिए पेट्रोल इंजन से भी। तो कौन सा इंजन भारी होगा, डीजल इंजन। क्यों, क्योंकि अधिक संपीड़न अनुपात वाले इंजन क्या होते हैं, भारी होते हैं। अब आप कहेंगे भैया हमको समान पावर मिलेगी, ठीक है, यानी कि समान पावर हमको चाहिए, समान पावर चाहिए तो हम भारी इंजन क्यों यूज करें, हम हल्का ही इंजन यूज करेंगे। यानी कि हम अगर हमको उतनी पावर मिल रही है हमको कितने में, हल्के इंजन में, तो हम डीजल इंजन का प्रयोग क्यों करें, हम भारी इंजन का प्रयोग क्यों करें। तो इसके लिए आपको अगला पॉइंट समझना पड़ेगा। यहाँ पे लिखिए अधिक संपीड़न अनुपात वाले इंजन की दक्षता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पैसे की बात आ गई, तब आप क्या करेंगे, तब आप भारी इंजन का ही उपयोग करेंगे। यानी कि जो इसकी इफिशियंसी होती है, जो दक्षता होती है, वो क्या होती है, अधिक होती है। जैसे कि मान लीजिए आपने इसमें 1 लीटर पेट्रोल डाला तो ये चला 50 किलोमीटर, और आपने इसमें 1 लीटर डीजल डाला तो ये चला 60 किलोमीटर। ठीक है, हालांकि यहाँ पे दूरी से कोई मतलब नहीं, इंजन की दक्षता दूसरी होती है, उसको भी मैं बताऊँगा कैसे निकाला जाता है, इनपुट आउटपुट से होता है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे भैया भारी इंजन दे दो हमको, लेकिन हमारा जो पैसा है वो कम से कम लगना चाहिए। तो इसलिए जो है डीजल इंजन का प्रयोग किया जाता है भारी होने के बावजूद भी, क्योंकि अधिक संपीड़न अनुपात वाले इंजन की दक्षता होती है, एफिशिएंसी होती है, वो अधिक होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आइए अगला जो है पॉइंट वो हम लोग पढ़ते हैं, उसमें लिखिए इंजन की अश्व शक्ति। ठीक है, यानी कि जो पावर है इंजन की उसको कैसे व्यक्त किया जाता है। हेडिंग डाल लीजिए इंजन की अश्व शक्ति, यानी कि हॉर्स पावर ऑफ इंजन। ठीक है, अब देखिए इंजन में 2 तरह की जो है हॉर्स पावर डेवलप होती है। कौन कौन सी, पहला होता है सूचित अश्व शक्ति, सूचित अश्व शक्ति, और दूसरा होता है ब्रेक अश्व शक्ति। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, ब्रेक हॉर्स पावर। पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए तो फिर मैं आपको समझाता हूँ। इसमें लिखिए इंडिकेटेड हॉर्स पावर में लिखिए जो शक्ति इंजन सिलेंडर में उत्पन्न होती है उसे IHP, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, यानी कि इंडिकेटेड हॉर्स पावर कहते हैं। ठीक है, और अगला लिखिए BHP में लिखिए इंजन शाफ्ट या क्रैंक शाफ्ट पर जो शक्ति उपलब्ध होती है उसे BHP कहते हैं, यानी कि ब्रेक हॉर्स पावर कहते हैं। तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा कि दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जो शक्ति इंजन सिलेंडर में उत्पन्न होती है उसे IHP कहते हैं, और इंजन शाफ्ट या क्रैंक शाफ्ट पर जो शक्ति उपलब्ध होती है उसे BHP कहते हैं। तो इसका मतलब समझिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको नोट्स में अपने यूज कर सकें, लिख सकें। ठीक है,
चलिए अब देखिए, जैसे मान लीजिए इंजन के अंदर हमने कुछ मात्रा में डीजल डाला और डीजल की कैलोरीफिक वैल्यू के आधार पर हमने उससे निकाला हुआ है कि ये जब जलेगा डीजल तो इससे हमको कितनी हीट मिलेगी, और जब इस हीट का कन्वर्जन करेंगे तो कितनी हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इंजन सिलेंडर में जब डीजल जलेगा तो जितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी उससे हमको जो पावर मिलेगी, यानी कि जितनी पावर यहाँ पे उत्पन्न होगी उस पावर को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पावर को हम लोग बोलेंगे इंडिकेटेड हार्स पावर। लेकिन मैंने आपको जब पूरा इंजन का आपको बताया था इस तरीके से बना के, तो यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट लगा होता है, इस क्रैंक शाफ्ट से ही जो मशीन हमको चलानी रहती है वो जुड़ी होती है। लेकिन जो सिलेंडर के अंदर हमारी जो पावर है उत्पन्न होगी वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंजन में आपको पता है ढेर सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पिस्टन हो गया, कैम शाफ्ट हो गया, कैम हो गया, वाल्व हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारा लुब्रिकेशन पंप लगा हुआ है तो उसको चलाना है, तो उन पार्टों के बीच क्या होता है, घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, जिससे यहाँ पे जो पावर बनी उसमें से जो कुछ पावर है, उसमें से जो कुछ शक्ति है वो घर्षण के रूप में क्या होती है, नष्ट हो जाती है। तो जो ऊर्जा बचती है वही हमको क्या मिलती है, क्रैंकशाफ्ट पर मिलती है, और उसी को हम लोग यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, पावर का लॉस होता है जो इंजन के पार्टों में घर्षण के कारण। तो जो ऊर्जा बनी सिलेंडर के अंदर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिकेटेड हार्स पावर। और जो ऊर्जा हमको मिली, यानी कि जो पावर हमको मिली यूज करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ब्रेक हार्स पावर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसका मान बीएचपी में लिख रहा हूँ मैं, इसका मान हमेशा IHP से कम होता है। क्यों? क्योंकि IHP जब बना तो कुछ हमारा घर्षण में लॉस हो गया, फ्रिक्शन में लॉस हो गया, तो जो ऊर्जा बची वही हमको मिली, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप लिख लीजिए मैकेनिकल एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, इफिशियंसी किसी इंजन की मैकेनिकल एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी थर्मल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ठीक है, यानी कि आयतनिक दक्षता, उसमें दक्षता आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए एफिशिएंसी मैकेनिकल, यानी कि यांत्रिक दक्षता। मैकेनिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, यांत्रिक दक्षता। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, BHP अपान IHP इंटू 100%। अरे भैया सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने सिंपल ही पढ़ा हुआ है। दक्षता का फार्मूला क्या होता है, आउटपुट अपान इनपुट इंटू 100। तो सिंपल वही तो है, यानी कि जितना हमने इंटर किया, जितना डीजल यहाँ पे पैदा किया, जलाया, उससे जो ऊर्जा मिली, लेकिन कुछ ऊर्जा क्या हो गई, फ्रिक्शन में लॉस हो गई, तो हमको ऊर्जा कितनी मिली, आउटपुट कितना मिला, BHP के फॉर्म में मिला। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, BHP अपान IHP इंटू 100। अगला एक नोट करके एक बिंदु लिख लीजिए, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नोट, अब इसमें लिखिए मल्टी सिलेंडर इंजन की, यानी कि बहुसिलेंडर इंजन की IHP यानी कि इंडिकेटेड हार्स पावर निकालने के लिए मॉर्स टेस्ट किया जाता है। ये प्रश्न बार बार आपसे पूछा जाता है। अब जैसे कि आपको पता है, जब हमको ज़्यादा पावर चाहिए होती है तो हम एक सिलेंडर इंजन का उपयोग नहीं करते हैं, कई सिलेंडर लगा लेते हैं। जैसे कार की बात करें, ट्रक की बात करें, बस की बात करें, वहाँ पे 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर इंजन का उपयोग होता है।
तो अगर मल्टी सिलेंडर इंजन है और उसकी हमको क्या निकालनी है, इंडिकेटेड हार्स पावर निकालनी है, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, मॉर्स टेस्ट किया जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में आपसे कई बार पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इसको लिखा दिया। ठीक है, तो ये था हमारा जो है आज का टॉपिक कि कौन कौन से पद आपके लिए जो इंजन में महत्वपूर्ण है वो हम लोगों ने देखे। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि प्रश्न किस तरीके के पूछे जाते हैं, तो आप हेडिंग डाल लीजिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो प्रश्न जो पूछे गए हैं उसको मैं वन लिनियर के माध्यम से आपको लिखाऊंगा। हेडिंग डाल लीजिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने लिख दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है पिस्टन में। देखिए प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है, जो कि ऑलरेडी मैं सभी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, लेकिन प्रश्न की लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया था कि इंजन में पिस्टन की अधिकतम ऊपर व नीचे की स्थिति को क्या कहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जितना मैक्सिमम ऊपर पिस्टन जा सकता है उसको बोलते हैं क्या, TDC, और जितना नीचे आ सकता है उसको क्या बोलेंगे, BDC। तो अधिकतम ऊपर व नीचे की स्थिति को क्या बोलते हैं, क्रमशः TDC एंड BDC। ऊर्ध्वाधर इंजन में, वर्टिकल इंजन में। अगर आपसे प्रश्न घुमा के पूछे कि क्षैतिज इंजन में क्या कहते हैं, तो क्षैतिज इंजन में कहते हैं IDC, यानी कि इनर डेड सेंटर या आउटर डेड सेंटर। ठीक है, अगला देखिए पिस्टन डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि जो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि TDC और BDC के बीच हमारा पिस्टन चलता है, तो भैया वही तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि उसका जो विस्थापन होगा क्या होगा, वही तो होगा, जितने दूरी वो चलेगा वही तो उसका विस्थापन होगा। तो आयतन के फॉर्म में, यानी कि वॉल्यूम के फॉर्म में आपका दिया हुआ था, तो मैंने आपको क्या लिखाया था कि TDC और BDC के बीच जो आयतन चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेफ्ट वॉल्यूम। और शेफ्ट वॉल्यूम का मैंने आपको फार्मूला लिखाया था π/4d² × L। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, तो ऑप्शन का नंबर A सही हो जाएगा। घुमाने के लिए आपको इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए रहेंगे जो कि आपको एक जैसे ही लगेंगे। अगला देखिए तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि पिस्टन TDC पर पहुंचने पर पिस्टन के ऊपर का आयतन क्या कहलाता है। तो पिस्टन जब अपनी TDC पर पहुंच गया तो उसके ऊपर जो आयतन बचा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस आयतन। ठीक है, मैंने आपको ये सभी चीज़ें अभी बताएं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस आयतन। चौथा प्रश्न पूछा गया था कि TDC तथा BDC के बीच का आयतन क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वेप्ट आयतन, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, VS से। और स्वेप्ट आयतन क्या होता है, π/4d² × L। अगला प्रश्न है पिस्टन का कौन सा पार्ट उच्च दाब एवं ताप सहन करता है। तो कौन सा भाग होता है, जो पिस्टन का क्राउन होता है वो हमारा उच्च दाब एवं ताप सहन कर सकता है। पिछले लेक्चर में मैंने इसको बताया था आपको पिस्टन के बारे में। ये जो ऊपर का भाग होता है क्राउन बोलते हैं, नीचे का भाग क्या होता है, इसको स्कर्ट बोलते हैं। तो डीजल के जो संपर्क में आता है, यानी कि जो सबसे अधिक ताप और दाब सहन करता है, वो कौन सा पार्ट होता है, वो होता है पिस्टन क्राउन। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात कितना होता है। तो डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात होता है 16 से 24। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। मान लीजिए एग्जाम में आपको इस तरीके से ऑप्शन दे दिया 5, 10, 15, 20, तो आपने कहा कि यार ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं सर ने कि डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात बताया 16 से 24। तो यानी कि 16 से 24 इंजन के हिसाब से किसी भी 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप मानेंगे, 20, क्योंकि 16 से 24 के बीच में क्या रहा है 20। तो इस तरीके से अगर ऑप्शन दिए रहे तो आप इसको भी जो है आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, या अगर इसके आसपास का ऑप्शन दिया रहे, मान लीजिए 16 से 24 नहीं दिया है, 15 से 20 दिया है, ठीक है, तब भी इसके बीच में लगभग आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि निश्चित नहीं होता है, इंजन के हिसाब से अलग अलग होता है, तो इसलिए रेंज दिया जाता है, यानी कि 16 से 24। तो ये प्रश्न भी आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के जो है लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि डीजल इंजन से संबंधित महत्वपूर्ण पद। उम्मीद करता हूँ सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की कार्य प्रणाली। यानी कि हम लोगों ने सब कुछ देख लिया, टर्म देख लिया, उसके पार्ट देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि काम कैसे करता है, कैसे उसमें जो है एनर्जी उत्पन्न होती है, कैसे हम लोग डीजल को जलाते हैं, डीजल कब जलता है, यानी कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान जलता है कि पावर स्ट्रोक के दौरान जलता है कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान जलता है। जो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन को 4 स्ट्रोक क्यों कहते हैं, सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की कार्य प्रणाली।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की कार्यप्रणाली के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।